बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 4 आपके पास है फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 4.1 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शंस क्या होते हैं और इनवर्स प्रपोर्शंस क्या होते हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन है। तो पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शंस किससे कहते हैं और इनवर्स प्रपोर्शंस किससे कहते हैं इसको डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन स्टूडेंट इससे पहले छोटी क्लासों में 6th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि डायरेक्ट प्रपोर्शंस किससे कहते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शंस एक ऐसी रिलेशंस को कहते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसी रिलेशन अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, इंक्रीज़ कर रही हो। और अगर फर्स्ट क्वांटिटी को हम डिक्रीज़ करें तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, डिक्रीज़ कर रही हो। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट रिलेशन कहलाएगा या डायरेक्ट प्रपोर्शंस कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट if one quantity is increased, the other quantity also increased is called डायरेक्ट प्रपोर्शन। यानी दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी यानी जो अदर क्वांटिटी है वो भी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो उसी रेशो के साथ जिस रेशो के साथ आपने फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज की है। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट प्रपोर्शंस कहलाएगा। स्टूडेंट जैसे आपके पास अगर पैसे ज़्यादा है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप पैसे ज़्यादा शॉपिंग करने जाते हैं तो जितने ज़्यादा आपकी जेब में पैसे होंगे, रुपीज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप शॉपिंग कर सकते होंगे। तो इट मीन्स के शॉपिंग और रुपीज़ में जो प्रपोर्शन है वो कौन सा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है यानी डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी सच दैट इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड, यानी अगर जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको हम डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसी तरीके से सेकंड हमने इनवर्स प्रपोर्शन देखना है कि इनवर्स प्रपोर्शंस क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसे रिलेशन को कहते हैं अगर आप एक क्वांटिटी यानी जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी जो है ये जो अदर क्वांटिटी है वो क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो उसी रेशो के साथ जिस रेशो के साथ आपने फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज की हो। या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो।
तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे स्टूडेंट आपके पास स्पीड और टाइम की एग्जांपल अगर आप ले लें, स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस हैं। गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, आपको अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा। और अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको मंजिल तक पहुंचने में। तो इट मीन्स कि अगर मैं इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन लिखता हूँ तो इन्वर्स प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन क्या होगी कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करें तो द अदर क्वांटिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, यानी जो सेकंड क्वांटिटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए। इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज करनी चाहिए, और अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो फिर जो सेकंड क्वांटिटी है इसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इस तरह की आपके पास जो रिलेशन होगी बिटवीन टू क्वांटिटीज, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे आपके पास सामने मैंने एग्जांपल रखी थी, स्पीड और टाइम की जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होगी, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा कहीं पहुंचने में, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो कहीं पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इट मीन्स कि टाइम और स्पीड में जो रिलेशन है वो आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का। A bookseller offer a discount of ₹45 on purchasing 5 books. Find the discount on 18 books. क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट कह रहा है कि एक बुक सेलर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है बुक्स के ऊपर, यानी अगर 5 बुक्स पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 45 रुपीज़ दिया जा रहा है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। अगर 18 बुक्स हों तो उनके ऊपर कितना डिस्काउंट लगेगा ये आपने बताना है। तो जो चीज़ आपने यहाँ पर फाइंड करनी है उसको सबसे पहले लेट करना है x के इक्वल, यानी लेट डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स इज इक्वल टू x रुपीज़, यानी 18 बुक्स के ऊपर जो डिस्काउंट है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x रुपीज़ लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने बुक्स और डिस्काउंट में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि बुक्स और रिलेशन में कौन सा रिलेशन होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और ये जो काम है, ये रिलेशंस बनाने वाला जो काम है, ये टेबल के ज़रिए बड़ी इजीली किया जा सकता है। तो हम इसके लिए टेबल बनाएंगे और टेबल के जो फर्स्ट कॉलम में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट फाइंड करना है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे डिस्काउंट को, और जो नंबर ऑफ बुक्स है उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनके ज़रिए जो टेबल को हम फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, यानी क्वेश्चन में क्या चीज़ें हमें गिवन है, क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें गिवन है कि अ बुक सेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़ ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, यानी अगर बुक्स 5 हो तो इनके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। इट मीन्स के बुक्स के कॉलम में हम 5 लिखेंगे और डिस्काउंट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर 5 बुक्स हो तो 5 बुक्स के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 45 रुपीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है, फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स, यानी हमने ये बताना है कि अब अगर बुक्स हो 18 तो इनके ऊपर जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने मिलेगा। तो 18 बुक्स के ऊपर जो डिस्काउंट है उसको हमने लेट किया है x के ऊपर, x के तो ये इस कॉलम में डिस्काउंट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब स्टूडेंट जो
टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है यानी जो डिस्काउंट वाला कॉलम है, इस पे आपने हमेशा एरो ऊपर की तरफ लगाना है, यानी एक एरो लगाना है, उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए। अब सेकंड कॉलम में आपने एरो लगाना है, लेकिन एरो लगाने से पहले ये चेक करना है कि आप बुक्स और डिस्काउंट में जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन है। अगर बुक्स और डिस्काउंट में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन हो तो फिर सेकंड कॉलम में भी एरो अपवर्ड लगाना है। अगर बुक्स और डिस्काउंट में जो रिलेशन है वो इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन हो तो फिर सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड लगाना है। तो अब यहाँ पर इस टेबल के जरिए हम जो रिलेशन है उसको देख सकते हैं। अब जब आप देखें, अब जब बुक्स थी 5 तो उन पे डिस्काउंट मिल रहा था 45 रुपीज़, यानी 5 बुक के पीछे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 45 रुपीज़ मिल रहा है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में बुक्स हो गई है 18, तो डिस्काउंट अब बुक्स जो है वो 5 से बढ़ गई है, यानी बुक्स इंक्रीज कर गई है। इट मीन्स कि जो डिस्काउंट है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा आप बुक्स लेंगे उतना ही ज़्यादा क्या देगा, जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देगा। इट मीन्स कि जब 5 बुक्स थी तो डिस्काउंट मिल रहा था 45, बुक्स इंक्रीज करके कितनी हो गई, 18 हो गई। तो इट मीन्स के डिस्काउंट यानी जो एक्स है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मीन्स के बुक्स और डिस्काउंट में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि हम सेकंड कॉलम में भी एरो किधर लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एरो अपवर्ड है तो हमने x डिवाइडेड बाई 45 लिखना है। जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में डिवीजन करनी है। x डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू सेकंड कॉलम में भी एरो अपवर्ड है तो आपने क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 सेकंड साइड पे जाके 18 बाई 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 9 ज़र 45, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 8 ज़र 72, तो 7 कैरी गया, 9 1 ज़र 9 प्लस 7 क्या होगा, 16 होगा। तो इट मीन्स के x आपके पास क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट मिलेगा 18 बुक्स पे वो कितना मिलेगा, 162 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डायरेक्ट प्रपोर्शन कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनानास इज ₹50 पर डोजन। पर डोजन का मतलब होता है 1 डोजन। इसका मतलब है कि 1 डोजन बनानास की जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो ₹50 है। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डोजन बनानास। तो आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करें 2.5 डोजन बनानास की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डोजन बनानास, यानी जो 2.5 डोजन बनानास है जिसको हमने जिसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है उसको हम लेट करेंगे x के इक्वल। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, जिस क्वांटिटी को फाइंड करनी है वो रखना है। इट मीन्स कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो इट मीन्स कि इसको हम फर्स्ट कॉलम में रखेंगे। सेकंड कॉलम में हमने बनानास रखने हैं, यानी जो बनानास की क्वांटिटी होगी वो रखनी है। अब यहाँ पे देखें जो गिवन आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनानास इज ₹50 पर डोजन। इसका मतलब है कि अगर 1 डोजन बनानास हो तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 50 रुपीज़ होती है। अब आपने ये बताना है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डोजन बनानास। इट मीन्स कि अगर आपके पास 2.5 डोजन बनानास हो तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये बताना है। तो अब आपने फर्स्ट कॉलम में एरो लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड कॉलम में एरो लगाने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस और बनानास में रिलेशन बनाना है। अगर डायरेक्ट रिलेशन हुआ तो इसमें एरो अपवर्ड आएगा, अगर इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन होगा तो इसमें एरो डाउनवर्ड आएगा। तो आप यहाँ पे देखें, जब बनानास थे 1 डोजन तो उनकी कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपीज़। अब बनानास हो गए 2.5 डोजन, यानी बनानास इंक्रीज कर गए।
तो इसका मतलब है फिर इनकी कीमत यानी इनकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। तो इट मीन्स के कॉस्ट और बनानास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम एरो सेकंड कॉलम में अपवर्ड लगाएंगे। अब x डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1 होगा। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 50 सेकंड साइड पे जाके 2.5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2.5 को अगर 50 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 1250। तो एक के बाद पॉइंट है, तो इट मीन्स के ये ₹125 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2.5 डजन बनानास की जो कीमत होगी वो आपके पास क्या होगी, 125 रुपीज़ होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज ₹400। Hussain buys 12 kg apples and give a note of ₹1000 to the shopkeeper. How much money will he get back from shopkeeper? क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट ये कह रहा है कि 5 kg एप्पल्स की जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो ₹400 है, और हुसैन जो है वो 12 kg एप्पल्स खरीदता है, बाई करता है, और शॉपकीपर को कितने रुपये देता है, 1000 रुपये का नोट पकड़ाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि शॉपकीपर हुसैन को कितने पैसे वापस करेगा उन 1000 में से। तो इसका मतलब है कि हम पहले यहाँ पर जो 12 kg एप्पल्स हैं उनकी प्राइस फाइंड करेंगे, यानी उनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने पैसे शॉपकीपर ने हुसैन को वापस करने हैं। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg एप्पल, यानी जो 12 kg एप्पल्स है उनकी कॉस्ट प्राइस को हम लेट कर लेते हैं x रुपीज़। अब टेबल बनाते हैं, और टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपने कॉस्ट रखना है क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सेकंड कॉलम में एप्पल्स रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल क्या है, ₹400 है। तो इट मीन्स के एप्पल्स के कॉलम में हम 5 लिखेंगे और कॉस्ट के कॉलम में 400 लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि 5 kg एप्पल की जो कीमत है वो कितनी है, 400 रुपीज़ है। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास जो एप्पल्स हो वो 12 kg हो तो फिर इनकी कीमत यानी इनकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसकी कॉस्ट को हमने लेट किया है x के इक्वल, तो हम कॉस्ट के कॉलम में x लिखेंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, जब एप्पल थे 5 kg तो उनकी कीमत यानी कॉस्ट थी 400 रुपीज़। अब एप्पल हो गए 12 kg, तो इट मीन्स के एप्पल इंक्रीज कर गए तो फिर उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि एप्पल और कॉस्ट में जो प्रपोर्शन है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो सेकंड कॉलम में हम एरो अपवर्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में एरो हो उसी डायरेक्शन में डिवीजन करनी है। तो यहाँ से 400 सेकंड साइड पे जाके 12 बाई 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 8 40 तो 0 आएगा। अब 12 को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 16 1 कैरी गया, 8 1 8 प्लस 1 क्या होगा, 960 होगा। तो इट मीन्स के जो कॉस्ट ऑफ 12 kg एप्पल है वो कितनी है, x रुपीज़ थी। तो x आपके पास क्या आ गया, 960 आ गया। तो इट मीन्स के कॉस्ट ऑफ 12 kg एप्पल विल बी 960। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा है कि जो हुसैन है वो शॉपकीपर को 1000 रुपये का नोट पकड़ाता है, तो शॉपकीपर फिर उस 1000 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ जो है वो हुसैन को गेट बैक करेगा यानी वापस करेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो गेट बैक अमाउंट है टू हुसैन फ्रॉम शॉपकीपर, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 में से आप 960 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जो 12 kg एप्पल्स की प्राइस है उसको माइनस करेंगे 1000 में से, तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इट मीन्स के जो शॉपकीपर है वो हुसैन को 40 रुपीज़ क्या करेगा, बैक करेगा यानी वापस देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है,
इफ 12 men कैन डू अ जॉब इन 20 days, यानी जो 12 बंदे हैं वो एक जॉब को, एक काम को 20 days में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. How long will 10 men take to complete the same job? अब आपसे पूछा है कि अगर 10 बंदे हों तो उसी काम को करने के लिए 10 बंदे कितने दिन लगाएंगे, यानी टू डू द सेम जॉब, उसी काम को करने के लिए. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट जो 10 मैन जो डेज कंज्यूम करते हैं टू कंप्लीट द जॉब, उस डेज को लेट द रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू क्या है, x करेंगे. रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू x, यानी इसका मतलब है कि 10 मैन जो है वो इसी जॉब को जो 12 मैन 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो जो 10 मैन है वो इसी जॉब को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो उन डेज को हमने क्या किया है, सपोज किया है x. अब हम जरा टेबल बनाएंगे. टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमने डेज फाइंड करना है, तो डेज को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे. अब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये है कि इफ 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, इसका मतलब है कि 12 बंदे जो है वो एक जॉब को 20 डेज में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. तो मैन के कॉलम में आपने 12 लिखना है, डेज के कॉलम में 20 लिखना है. अब आपने ये बताना है कि अब अगर मैन हूँ 10, यानी डिक्रीज कर जाए, तो उसी जॉब को करने के लिए कितने डेज लगेंगे. तो अगर 10 मैन हूँ तो जो डेज है उनको हमने क्या किया है, एक्सलेट किया है. तो अब फर्स्ट कॉलम में हम एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में. अब सेकंड कॉलम में एरो लगाने के लिए हमने ये देखना है कि मैन और डेज में किस टाइप का प्रोपोर्शन है. उसके लिए यहाँ पे देखें, जब मैन होते थे 12, तो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं, 20 डेज लगते हैं. अब मैन हो गए हैं 10, यानी मैन डिक्रीज कर गए हैं, बंदे जो हैं वो कम हो गए हैं. तो इसका मतलब है कि उसी सेम जॉब को करने के लिए दिन अब क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, यानी ज़्यादा दिन कंज्यूम करेंगे क्योंकि जॉब सेम है. यानी जो 12 बंदे जॉब को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगाते हैं, तो अब बंदे आपके पास 10 हो गए हैं और काम वही काम है जो पहले था. तो इट मीन्स के बंदे कम हो गए हैं, तो अब डेज क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे. तो इसलिए मैन और डेज जो है यहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. इसका मतलब है कि सेकंड कॉलम में आपने एरो, मैन के कॉलम में एरो किधर लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, यानी नीचे की तरफ आपने एरो लगाना है. तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, एरो लगा के नीचे की तरफ लगाएंगे. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में एरो ऊपर की तरफ है तो x डिवाइडेड बाई 20 होगा. सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड है तो आपने नीचे की तरफ डिवीजन करनी है, यानी 12 को डिवाइड करना है 10 से. जिस साइड पे एरो होगा उसी डायरेक्शन में आपने डिवीजन करनी है. अब यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 आएगा. 20 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 12 और 10 से, तो 10 टू ज़र 20 होता है, तो 12 टू ज़र क्या होता है, 24 होता है. तो इट मीन्स कि जो x है वो आपके पास क्या आ गया, 24 डेज आ गया. इसका मतलब है कि 10 बंदे उसी जॉब को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, 24 दिन कंज्यूम करेंगे टू डू द सेम जॉब विच 12 men कैन डू इन 20 days.